नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ विश्लेषण भी करते हैं। आज हम भारत पर ट्रंप टैरिफ को लेकर अमेरिका में दो दिग्गजों के बीच विवाद और नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम के अंत में कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। नेपाल में हिंसक हुआ सोशल मीडिया बैन के खिलाफ प्रदर्शन, 19 की मौत, सैकड़ों घायल। संसद परिसर में घुसे प्रदर्शनकारी, काठमांडू के कई इलाकों में कर्फ्यू, पीएम की आपात बैठक। इजराइल की हमास को धमकी, आत्मसमर्पण करो या विनाश की करो तैयारी। ट्रंप की आखिरी चेतावनी के बाद हमास का रुख पड़ा नरम। यरूशलेम हमले की कई देशों ने की निंदा। आईडीएफ का पूर्वी लेबनान में हमला। रूस पर और प्रतिबंधों पर चर्चा के लिए अमेरिका के दौरे पर ईयू की टीम। ट्रंप ने दूसरे चरण के प्रतिबंधों को लगाने के दिए थे संकेत। क्रेमलिन ने कहा प्रतिबंध नहीं डिगा सकते रूस के इरादे। ईरान ने आईएईए के साथ बातचीत को बताया सकारात्मक। परमाणु कार्यक्रम निरीक्षण विवाद को सुलझाने पर चर्चा। पिछले हफ्ते हुई थी वार्ता। ईरान के खिलाफ यूएन प्रतिबंधों की स्नैपबैक प्रतिक्रिया जारी। इंडोनेशिया में हिंसक प्रदर्शन के बाद वित्त मंत्री पर गिरी गाज। राष्ट्रपति ने मुल्यानी इंद्रावती को हटाया। तेज विकास का दिया था भरोसा। प्रदर्शनकारियों के गुस्से का शिकार हुई थीं कई बार की मंत्री इंद्रावती। और आइए आपको पहली बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं। नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। कई इलाकों में सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया है। दरअसल देश में कुछ सोशल मीडिया में प्रतिबंध लगने के बाद भ्रष्टाचार और इन प्रतिबंधों को लेकर नेपाल के युवा सड़कों पर आ गए। काठमांडू में फेडरल पार्लियामेंट भी इनके निशाने पर आ गई। आइए आपको इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर उसके बाद अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। जिस सोशल मीडिया को बैन किया गया था उसी में बच गए एक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर नेपाल का युवा सड़कों पर भीड़ इकट्ठा कर सरकार से भिड़ गया। जेनजी के प्रदर्शनकारियों की मांग बिल्कुल स्पष्ट है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगे प्रतिबंध को तुरंत वापस लिया जाए। हाल ही में नेपाल सरकार ने इन पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके खिलाफ लोग, खास तौर से युवाओं में गुस्सा फूट पड़ा। शुरुआत में यह असंतोष और बहस सिर्फ डिजिटल स्पेस तक सीमित रही, लेकिन सोमवार को जब सड़कों पर उतरी तो कई जानें छीन ली। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई भिड़ंत में दर्जनों लोग घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों के आक्रोश को काबू में करने के लिए प्रशासन ने राजधानी काठमांडू के न्यू बानेश्वर और उसके आसपास के इलाकों में रात 10 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया है। संसद भवन के आसपास और काठमांडू के अन्य संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है। पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बावजूद इसके कई प्रदर्शनकारी संसद परिसर में घुसने में सफल हो गए। जेनजी 2 मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पहला भ्रष्टाचार, दूसरा सोशल मीडिया पर बैन। दरअसल सरकार ने 2024 में एक नया कानून लागू किया था। इसके तहत सभी सोशल मीडिया कंपनियों को टैक्स पेयर के रूप में पंजीकरण करना अनिवार्य बताया गया। इसमें पंजीकरण नहीं कराने पर प्लेटफॉर्म को बंद करने का भी प्रावधान था। निर्देश के अनुसार नेपाल में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों को एक मुख्य संपर्क अधिकारी, एक शिकायत निवारण अधिकारी और एक अनुपालन अधिकारी रखना जरूरी था। इन कंपनियों को बार बार रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिस भी भेजा गया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बताया था। इसके बाद 25 अगस्त को नेपाल सरकार ने 7 दिन के भीतर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को पंजीकरण को अनिवार्य करार दिया। ये समय सीमा 3 सितंबर को समाप्त हो गई। 4 सितंबर को नेपाल सरकार ने सभी अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को ब्लॉक कर दिया।
पिछले साल नेपाली नियमों के पालन का आश्वासन मिलने के बाद टिकटॉक पर 9 महीने से लगे प्रतिबंध को हटा लिया गया था। जब सरकार रजिस्ट्रेशन करवाने में जुटी थी, तभी जेनजी ने टिकटॉक पर अलग मुहिम छेड़ रखी थी। देश के नेताओं के बच्चों की लग्जरी लाइफ दिखाते हुए फोटो और वीडियो ट्रेंड कराया गया। राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद की गई, जिसमें सोशल मीडिया पर प्रतिबंध ने घी का काम किया। जब लोग सड़कों पर उतरे तो उनका गुस्सा साफ नजर आ रहा था। इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुशील कुमार सिंघल, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। सिंघल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सिंघल साहब, पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी आज जो कुछ भी हुआ है नेपाल में? आज जो हुआ है नेपाल में, जो जनरेशन जी की बात कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल से एक नेपाल सरकार ने एक बहुत जल्दबाजी के साथ में ये जो बैन किया सोशल प्लेटफॉर्म्स को, 26 के करीब उन्होंने बैन किए हैं। केवल एक हफ्ते का उन्हें समय दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट से, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने उनको सपोर्ट किया था। लेकिन समय सीमा जो उन्होंने इतनी एकदम एक हफ्ते की करके और एकदम बैन लगा दिया गया, मेरे ख्याल से ये जल्दबाजी का कदम था। कारण मुझे नहीं मालूम क्या होंगे उनके, क्या वजह थी कि जिस वजह से उन्होंने इस तरह से पूरी तरह से उसको नेटवर्क को, सोशल प्लेटफॉर्म को बैन किया। उसमें जल्दबाजी थी और उनको, मेरे ख्याल से नेपाल की सरकार को ये रियलाइज भी नहीं हुआ कि इसकी कितनी स्ट्रांग रिएक्शन होगी यंगर जनरेशन से खासकर, क्योंकि उनको ये महसूस करना चाहिए कि जनरेशन, ये जो नए युवा पीढ़ी है, ये सोशल प्लेटफॉर्म से इतनी ज्यादा रिलेट कर रही है अपने आप को कि उन्होंने कहा कि ये जिस तरह से बैन लगाया, उन्होंने महसूस किया उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को उन्होंने रोक दिया। और इसके साथ में ये भी मैं बात कहना चाहूंगा कि जो रिएक्शन जिस तरह से आया है, ये जो स्टूडेंट्स का, जनरेशन जी जिसको बोला जा रहा है, कि वो मेरे ख्याल से कुछ अंडरलाइंग रीजंस भी और भी हैं, क्योंकि करप्शन का भी इशू वो बात कर रहे हैं अब, और वो सरकार गिराने की बात कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक उनके अंदर जो पूरा गुस्सा भरा हुआ था, वो उसका उन्होंने ये सिंघल साहब यहीं पर आपसे एक सवाल मैं जानना चाहूंगा। सिंघल साहब, उसमें जो चोट लगी उनकी सोच पर। जी, सिंघल साहब, आपने कहा कि ये जल्दबाजी में ये फैसला लिया गया है वहां पर, और वहां पर सोशल मीडिया में आपके पास मैं आऊंगा, उससे पहले हमारी संवाददाता ग्राउंड जीरो पर वहां पर काठमांडू में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। श्वेता सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं। श्वेता, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? चंद्रशेखर, देखिए, डेथ टोल जो है वो मृतकों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है और घायल लगभग 350 पहुंचे हुए हैं। जितने भी घायल, उनका इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। पहले जैसे काठमांडू में बहुत तेज गति से ये प्रदर्शन था, मगर अब नोटिस में आया है कि सिर्फ काठमांडू और उसके आसपास के क्षेत्रों में नहीं, बल्कि दूर दराज के क्षेत्र जैसे पोखरा, आपके इटहरी में जो ईस्ट कोशी है, आपका ईस्ट नेपाल है, इटहरी में, वहां 2 लोग मारे गए हैं प्रदर्शन में। काबरे में प्रदर्शन चल रहा था कि पूरा जो अर्निको मार्ग है वो पूरा बाधित कर दिया गया था आज। और आज जहां लाखों लाख की संख्या में पूरे काठमांडू वैली के भरतपुर जिला से, ललितपुर जिला से बच्चे सारे कॉलेज के पहुंच के वहां प्रदर्शन कर रहे थे कि उनको अब भ्रष्टाचार नहीं चाहिए, वो बहुत हो गया, एनफ इज एनफ, अब वो लोग नहीं झेल सकते हैं। सारा फायदा क्रीम जो होता है वो अधिकारी और मंत्री के बच्चे उठा रहे हैं, और अल्टीमेटली जो सफर कर रहा है वो है टैक्स पेयर के बच्चे सफर कर रहे हैं। तो इस बात को लेके जितने युवा थे, यहाँ पर एक सवाल आपसे, दूसरा सवाल मैं करना चाहूंगा। जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है नेपाल का, उसने कहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस की ओर से एक्सेस फोर्स का उपयोग किया गया है आज, क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, जो चोटें आई हैं युवाओं को, वो सर पे लगा है, छाती पे लगा है। जहां सर और छाती पे रबर बुलेट से लगता है तो उसको माना जाता है कि ये सिर्फ डराने के लिए नहीं था, ये बहुत बड़ी भूल है। कि अगर आपको डराने के लिए करना होता है तो हाथ पे लगना होता है, पैर पे लगना होता है, सर पे नहीं लगना होता है। सर पे लगा है, छाती पे लगी है चोट, तो इस कारण से देखिए तभी जाके मौतें हुई हैं। जब आपके 18 लोग काठमांडू वैली में मरे हैं, 2 इटहरी में मरे हैं, तो ये थोड़ी, मैं कहूंगी कि पर्सनल व्यू है, बट दिस इज
ये लापरवाही की श्रेणी में आ जाएगा कि बिल्कुल, वहां पर सर पे नहीं नेशनल मारना ह्यूमन था। राइट कमीशन जो नेपाल का है उसने भी कहा है कि कहीं ना कहीं एक्सेस फोर्स का उपयोग ना करें, जो पुलिस फोर्सेज वहां पर हैं। श्वेता हमारे साथ बने रहिए। सिंघल साहब, आपसे मैं ये जानना चाह रहा था, आपने कहा कि जल्दबाजी में ये कदम उठाया गया है और उससे पहले ही सोशल मीडिया पर करप्शन को लेकर के और वहां पर किस तरह से जो बड़े नेता हैं उनके बच्चों को और आम बच्चों को कंपेयर किया जा रहा था। कहीं ये जल्दबाजी में जो सोशल मीडिया पे बैन लगाया गया है, ये कदम उसके बाद तो नहीं उठाया गया? बिल्कुल, मुझे जो जिस तरह की, क्योंकि जो कार्रवाई की है नेपाल गवर्नमेंट ने, उसकी इतनी जल्दबाजी की इसमें आवश्यकता नहीं थी। तो उसमें जो है, जो उन्होंने कारण बनाया है कि उन्होंने रजिस्टर नहीं किया इन प्लेटफॉर्म ने, मेरे ख्याल से उससे ज्यादा था। क्योंकि जो रिएक्शन आया है यंगस्टर्स का, वो क्लियरली फ्रस्ट्रेशन उनका दिखा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी कैंपेन उनकी चल रही थी सोशल मीडिया पर, और करप्शन के खिलाफ अपॉर्चुनिटीज जो नहीं मिल रही हैं जो युवाओं को एजुकेशन के क्षेत्र में, एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में, तो उसके खिलाफ जो आक्रोश था वो उनका इकट्ठा हो रहा था। और क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अदरवाइज ठीक है। तेजी से ये फैला है, जैसा कि अभी आपके संवाददाता ने बताया कि ये खाली काठमांडू में नहीं, आसपास के बाकी जो और सिटीज है, दूर दराज, पोखरा वगैरह में, सब जगह ये हो रहा है। ठीक है। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि ये बहुत ज्यादा ऑलरेडी बॉइलिंग पॉइंट पे उनका आक्रोश पहुंचा हुआ था, और उनको एक ये मौका, आउटलेट मिला है, क्योंकि अब वो आपस में कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है सिंघल साहब, यहाँ पर श्वेता से हम जानना चाहेंगे। श्वेता, ये जो प्रदर्शन था ये हामी नेपाल करके एक एनजीओ है उसकी ओर से बुलाया गया था, और पिछले दिनों में हमने देखा कि प्रो मोनार्की वाले जो लोग हैं वो भी प्रदर्शन कर रहे थे। उसके अलावा यूथ सोशल मीडिया पे काफी कुछ सरकार के खिलाफ लिख रहा था। क्या ये सब एक साथ आ गए आज? नहीं, एक्चुअली चंद्रशेखर, देखिए, जब बच्चे एकत्रित हुए थे कल मैती घर में कि हम प्रदर्शन करेंगे, तो स्पष्ट उन्होंने कहा था कि हम किसी राजनीतिक दल का को अपने में सिमटने नहीं देंगे, ना ही उनका रिप्रेजेंटेशन यहाँ होगा। ये जेनजी की तरफ से है और कोई एनजीओ एज सच नहीं है और कोई स्पेशल एसोसिएशन नहीं था। ये जेनजी के बच्चे थे, जो कॉलेज के बच्चे हैं। आप खुद वहां, अगर मैं क्योंकि मौजूद थी, मैंने देखा है स्कर्ट पहन के छोटे क्लास के 9th 10th के बच्चे वहां आए हुए हैं प्रदर्शन करने के लिए। 11th 12th अंडर ग्रेजुएट्स हैं। तो ये कोई बहुत बड़े बच्चे नहीं थे, ये सही में जिसको हम बच्चे कहेंगे, युवा कहेंगे, जो भविष्य हमारा होना है यहाँ नेपाल में, वो प्रदर्शन कर रहे थे। और ये किसी राजनीतिक व्यू को लेकर नहीं कर रहे थे, ये सिर्फ ये स्पष्टता चाह रहे थे, क्योंकि भ्रष्टाचार ऑलरेडी वो झेल चुके हैं। उनको कोई रोजगार के लिए बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा है, यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करें। हम ठीक बात है करते हैं श्वेता, सोशल मीडिया बहुत पे, बहुत आपने शुक्रिया बैन कर दिया। आपका काठमांडू से हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंतिम सवाल सिंघल साहब, आपसे जानना चाहेंगे वहाँ क्या कुछ ग्राउंड सिचुएशन है? ये श्वेता ने हमको बताया, आपको क्या कुछ लग रहा है अब आगे किस दिशा में जाएगा ये मामला? देखिए, गवर्नमेंट को तो थोड़ा उसको, देखिए, उसको कंट्रोल कर, सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जो पुलिस ब्रुटैलिटी जो वहां हो रही है, जैसा कि बताया गया कि 20 बच्चों को लगा है कि मौत हुई है, और जिस तरह से वो पुलिस ने इस्तेमाल की है रबर बुलेट्स वगैरह को, तो वो और डायरेक्टली उन्होंने फेस पर मारी है, तो वो उनको जो है इसको जांच मेरे ख्याल से करनी पड़ेगी सरकार को। और उस अभी ये भी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने डेलीगेशन को बुलाया है प्रधानमंत्री ने, और उनकी कैबिनेट की भी मीटिंग हुई है। तो इसको डिफ्यूज करने के लिए मेरे ख्याल से कदम उठाने, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ओली सरकार की है, उनको कदम उठाने पड़ेंगे। जो उनकी ग्रीवियंसेस हैं, इनके जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं जनरेशन जी, उनकी जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना पड़ेगा, करना भी चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं, भविष्य है नेपाल का। तो लेकिन सिंघल साहब, कहीं ना कहीं नेपाल के अंदर एक ज्वालामुखी तैयार हो रहा है, प्रो मोनार्की। ठीक है सिंघल साहब, आपको रोकना चाहेंगे, हम सीधे दर्शकों को लिए चलते हैं। ब्रिक्स में जो विदेश मंत्री हैं भारत के, डॉक्टर एस जयशंकर, वो वहां पर संबोधित कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। Your Excellency President Lula da Silva, Your Highness, Excellencies, Namaskar and good evening. It is my privilege to represent Prime Minister Narendra Modi at this virtual meeting of BRICS leaders. I convey his warm greetings to all of you. The state of the world today, Excellencies, is a cause for genuine concern. The last few years have witnessed the devastating impact of the COVID pandemic
major conflicts in Ukraine and the Middle East, West Asia, volatility in trade and investment flows, extreme climate events, and a discernible slowing down of the SDG agenda. In the face of these challenges, the multilateral system appears to be failing the world. That so many serious stresses are being left unaddressed is understandably having consequences for the global order itself. It is this cumulative concern that BRICS is now discussing. Excellencies, the members of BRICS represent a broad diversity of societies who are nevertheless deeply affected by these developments. Even in the past, our endeavor has been to find common ground between our respective national policies and to act on that basis. Today, the focus is on stabilizing the international economy and the world order. But it is equally essential that we turn our attention to ongoing conflicts, not least because they have direct developmental and supply chain implications. Furthermore, as we head towards the next UN General Assembly session, an exchange of views on reforming multilateralism would be appropriate. The world, as a collective, is seeking a stable and predictable environment for trade and investment. At the same time, it is imperative that economic practices are fair, transparent, and to everyone's benefit. When there are multiple disruptions, our objective should be to proof it against such shocks. That means creating more resilient, reliable, redundant, and shorter supply chains. Not just that, it is also essential that we democratize manufacturing and production and encourage their growth in different geographies. Progress in that regard will contribute to regional self-sufficiency and relieve anxieties at times of uncertainties. Your Highness, Excellencies, trade patterns and market access are today prominent issues in the global economic discourse. The world requires constructive and cooperative approaches to promote trade that is sustainable. तो विदेश मंत्री एस जयशंकर को आप देख रहे थे, वो ब्रिक्स समिट को वर्चुअल रूप से संबोधित कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर चलेंगे। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। इस फेस्टिवल सीजन डायग्नोस्टिक किट्स और रीजेंट्स पर जो प्री GST दौर में टैक्स था 16%, अब घटकर हो गया है केवल 5%। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस अब टैक्स फ्री। कम टैक्स, ज्यादा बचत का उपहार, खुशियों वाले त्योहार। नेक्स्ट जेन GST। डॉक्टर दादू, हाँ? ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी। पेट्रोल खत्म, कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। मलेरिया का कारण रुके हुए पानी में पैदा होने वाला एनोफिलीज मच्छर। आसपास पानी का जमाव नहीं तो मच्छर और मलेरिया भी नहीं। सिर दर्द, बदन दर्द, बुखार आदि लक्षण नजर आने पर स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करें। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सावधानी जरूरी है। इलाज में देरी से मलेरिया जानलेवा भी हो सकता है। सरकारी अस्पतालों में मलेरिया की जांच व इलाज मुफ्त है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। भारत पर ट्रंप टैरिफ को लेकर अमेरिका में ही विवाद बढ़ता जा रहा है। जहां एक और कई डेमोक्रेट नेता भारत जैसे मित्र देश पर हैवी टैरिफ लगाने के खिलाफ हैं, वहीं रूसी तेल को लेकर भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर दो दिग्गज आमने सामने आ गए हैं। इनमें से एक ट्रंप के पूर्व सहयोगी एलोन मस्क हैं, तो दूसरे ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो। आइए कैसे ये विवाद भड़का, इस पर पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। भारत पर थोपा गया ट्रंप टैरिफ न सिर्फ नई दिल्ली को ही चिंतित कर रहा है, बल्कि अमेरिकी सियासत को भी दो खेमों में बांट दिया है। एक तरफ ट्रंप टैरिफ के पैरोकार हैं, तो दूसरी ओर इसके विरोधी। भारत के खिलाफ इस मुद्दे पर ट्रंप से जुड़े दो खास लोग, एक पूर्व तो दूसरे मौजूदा सहयोगी, आपस में भिड़ गए हैं, जो बताता है कि अमेरिका में ये खाई कितनी गहरी होती जा रही है। पिछले कई हफ्तों से भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले ट्रंप के कारोबारी सहयोगी पीटर नवारो को उनके एक तरफा नैरेटिव को अरबपति एलन मस्क ने आईना दिखाया तो वो आग बगुला हो गए। शनिवार को सोशल मीडिया एक्स पर शुरू हुई नोकझोंक रविवार को और तीखी हो गई, जब एक्स ने नवारो के एक पोस्ट का फैक्ट चेक करते हुए उन्हें हकीकत से अवगत कराया, तो नवारो ने सोशल मीडिया एक्स को ही बुरा भला कहने लगे। उन्होंने लिखा कि शानदार मस्क, लोगों की पोस्ट में प्रोपेगेंडा घुसने दे रहे हैं। नीचे लिखा गया नोट सिर्फ बकवास है। इस पर पलटवार करते हुए मस्क ने लिखा कि उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स वो जगह है जहां लोग खुद तय करते हैं कि सच क्या है। आप किसी बहस के सभी पहलू जान सकते हैं। कम्युनिटी नोट्स सबको ठीक करता है, बिना किसी अपवाद के नोट्स का डेटा और कोड सार्वजनिक होता है और ग्रोक फैक्ट चेकिंग भी उपलब्ध कराता है। दरअसल शनिवार को नवारो ने भारत पर यह आरोप लगाया कि वो केवल लाभ के लिए रूस से तेल खरीद रहा है और इस पैसे से रूस यूक्रेन में युद्ध चला रहा है। एक्स की कम्युनिटी नोट ने इस पोस्ट को फैक्ट चेक कर यह स्पष्ट किया कि भारत की तेल खरीद ऊर्जा सुरक्षा के लिए है, न सिर्फ मुनाफे के लिए, और भारत किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं कर रहा है। इतना ही नहीं, यह भी लिखा गया कि अमेरिका खुद रूस से यूरेनियम और अन्य खनिज खरीदता है और ये डबल स्टैंडर्ड है। इसके बाद नवारो भड़क गए और कम्युनिटी नोट को कचरा कहते हुए मस्क पर आरोप लगाया कि वे विदेशी प्रोपेगेंडा को मंच दे रहे हैं। मस्क ने एक यूजर का पोस्ट रीशेयर किया जिसमें कहा गया कि मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी विश्वसनीयता खो चुका है और अब एक्स जैसे प्लेटफॉर्म रियल टाइम, पारदर्शी और फैक्ट चेक समाचार स्रोत बनकर उभर रहे हैं। नवारो की चर्चा उनके काम से अधिक उनके बिना सिर पैर के बयानों की वजह से है। नवारो ने पिछले कुछ हफ्तों से रूस के साथ ऊर्जा संबंधों को लेकर भारत पर कई बार निशाना साधा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने नवारो के भारत विरोधी लगातार हमलों को खारिज करते हुए उनकी टिप्पणियों को गलत और भ्रामक करार दे चुका है। अमेरिका ने भारत पर 25% पारस्परिक टैरिफ के अलावा रूसी तेल खरीद को लेकर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। भारत ने इसे अनुचित बताते हुए अपने राष्ट्रीय हितों और अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने की प्रतिबद्धता जताई है। सुशील कुमार सिंघल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। सिंघल साहब, संक्षेप में बताइएगा, वक्त कम है। ये जो अमेरिका के अंदर भारत पर जो टैरिफ लगाए गए हैं, इसको लेकर के आपस में विवाद है, निकल के सामने आ रहा है, चाहे डेमोक्रेट बनाम रिपब्लिकन की हम बात करें या एलोन मस्क और नवारो की बात करें, क्या कुछ कहेंगे? देखिए चंद्रिका, बात यह है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये जो 50% डिफरेंट नामों से लगाया, 25% उन्होंने वैसे लगा दिया, 25% उन्होंने कहा कि हम रूस से खरीदारी कर रहे हैं तेल की तो इसलिए लगा दिया। उसको जो नुकसान हो रहा है, भारत को जो नुकसान होगा, लेकिन अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है उससे। और जहां तक पीटर नवारो का सवाल है, वो बहुत ही ज्यादा वो जाने जाते हैं सिर्फ बिना सिर पैर की बात करने के लिए।
और वो अपना जो सच बनाते हैं, उन्होंने अपनी थीसिस लिखी है, उसकी भी एक कहानी अलग है कि उसमें जो है फे की कैरेक्टर जिसको अथॉरिटी को कोट किया, वो अथॉरिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, उन्होंने खुद क्रिएट की थी और उन्होंने मान भी लिया कि हाँ ये तो होता रहता है। तो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है इकोनॉमिक्स की, उस पर भी सवाल है। और जिस तरह से वो भारत के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो दिखाता है कि वो उनको बिल्कुल जानकारी ही नहीं है कि भारत किस तरह से क्या उद्देश्य था, क्या वजह थी, उसका कोई उनका उस लेना देना नहीं है। केवल उनका एक उद्देश्य है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अगर कोई बात कह दी है तो उसको कैसे मैं सही साबित करूं और उससे ज्यादा आगे बढ़ूं। ठीक है। तो लेकिन वहां डिवीजन बहुत ज्यादा हो गया है। आपने डेमोक्रेट रिपब्लिकन लिया, रिपब्लिकन्स में भी आपस में बहुत ज्यादा डिवीजन हो गया है कि अब लोग रियलाइज करने लगे हैं, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट ट्रंप, कि भारत को रिलेशनशिप है अमेरिका की और भारत की रिलेशनशिप है वो स्पेशल है और ट्रेड से उसको नहीं आका जा सकता। ठीक है, मेरे ख्याल ठीक से है सिंगर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। पता है कल जो है मेरे घर पर NSO के अधिकारी आए थे, मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा? तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये NSO क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले एक साल में किस तरीके की बीमारियां हुई है, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दें। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा है। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। दादू आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? बेटा दादू की तबीयत खराब है, उन्हें तेज बुखार, सर दर्द और उल्टियाँ भी हो रही हैं। बच्चों, मलेरिया एक खतरनाक बीमारी है जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती है। ठंड के साथ कंपकपी, तेज बुखार, सर दर्द, उल्टी इत्यादि। अगर किसी को भी ये लक्षण हो तो जांच व उपचार कराना चाहिए। हमें तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए। मलेरिया के लक्षण हो तो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर मुफ्त में जांच और संपूर्ण उपचार करवाएं। ये दृढ़ संकल्प हमारा है। भारत को मलेरिया मुक्त बनाना है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। खबर दुनिया